ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका बाजार में। और हमेशा की तरह बुधवार है तो समय है म्यूचुअल फंड कॉर्नर का। और म्यूचुअल फंड्स पर अपने सवाल आप हमें सीधा पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका आसान है, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं, हमें 1800-180-3545 इस नंबर पर फोन करके आप हमें सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर हमारे मैसेज राइटिंग ऑप्शंस में भी आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। आपको शेयर लिखकर स्पेस देकर हमें एसएमएस करना होगा 57575 पर। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हर्ष रुंगटा इस समय मौजूद हैं। हर्ष, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और इनफैक्ट लेटली जितने भी म्यूचुअल फंड प्लेयर्स से हमारी बातचीत हो रही है, इस बार एटलीस्ट एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि सस्टेन्ड इनफ्लो जारी है पिछले 2-3 महीने से कंसिस्टेंटली अगर हम देखें। और जो मार्केट कमेंट्री है वो भी अभी काफी पॉजिटिव है। आपका व्यू क्या है? मिहिर, ये सही है कि हमने देखा है जब मार्केट बढ़ता है, जो फरवरी 2014 से एक जनरल अपबीट मार्केट में मूड में आया है, तो रिटेल निवेशक जो है वो अब ये इक्विटी में इंटरेस्टेड हैं। सो इनफ्लोज जो फिगर्स हैं वो भी बता रहे हैं कि नेट इनफ्लोज तो मंथ ऑन मंथ बढ़ते जा रहे हैं। सो आई थिंक इट इज गुड। और आज की तारीख में एक चीज हमने जो निवेशकों से इंटरेक्शन करके समझा है वो ये है कि वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म सोचने लग गए हैं, वो अपने गोल्स के साथ मैप कर रहे हैं, वो स्कीम्स भी बहुत सिलेक्टिव बहुत चूज ही हो गए हैं और स्कीम्स को भी बहुत अच्छी तरह सिलेक्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक ओवरऑल एक इक्विटी कल्चर जो है वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से अभी सेट इन होगा एंड होपफुली ये सस्टेन करे, वो एक जरूरी चीज है। जी चलिए, कुछ दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे पहले दर्शक बलजीत राम हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। बलजीत जी नमस्कार। बलजीत जी आप सुन पा रहे हैं? जी सर। नमस्कार बलजीत जी, क्या सवाल है आपका? सर मुझे जानना है कि मैं अपना 50,000 रुपया टैक्सेबल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जिसमें मुझे अच्छी रिटर्न भी मिले और साथ में टैक्सेबल भी रहे। आपका जो ये निवेश होगा ये कितनी अवधि के लिए होगा? 5 साल, 3 साल? सर इसका मिनिमम पीरियड 5 साल तो दे सकता हूँ सर इसे। ओके। हर्ष, इनका सवाल जो है वो है कि टैक्स सेविंग फंड में निवेश करना चाहते हो। करीब 50,000 की पूंजी इन्होंने एलोकेट कर रखी है इस फंड के लिए। अवधि भी इन्होंने बताई है कि कितने समय के लिए इसमें निवेश करेंगे। आप कोई बढ़िया इन्हें फंड बताएं जहां पे निवेश कर सकते हो। एब्सोल्युटली बलजीत जी, आपके पास अभी अगर इस फाइनेंशियल ईयर में हम देखें तो आपके पास करीबन 4 महीने हैं जिसमें आप ये अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एक चॉइस है आपके पास कि आप पूरा 50,000 अभी का भी म्यूचुअल फंड में लगा दें तो आपको एक लमसम इन्वेस्टमेंट की तरह निवेश हो जाएगा, लेकिन जो आपको पीरियोडिक इंटरवल्स में हर मार्केट में एंटर करने का आपको ऑप्शन नहीं रहता। आप चाहें तो 4 इंस्टॉलमेंट में इसे आप डिवाइड करके अगले 4 महीने में आप निवेश कर सकते हैं और आपको इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। 2 स्कीम्स में आपको रेकमेंड कर देता हूं, आप अपना अमाउंट स्प्लिट करके इन 2 स्कीम्स में निवेश कर दीजिएगा। आईसीआईसीआई प्रू टैक्स प्लान और फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड, इन दोनों में आप अपना निवेश कर दीजिए, या तो लमसम या इंस्टॉलमेंट में, जैसे आपकी इच्छा हो। जी चलिए, हमारे साथ अब भरतपुर से नितिन जैन है अपना सवाल लेकर। नितिन, मॉर्निंग टू यू। बोलिए, क्या है सवाल आपका? सर नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 15 ईयर तक के लिए अपनी डॉटर के लिए। तो मैं 1 लाख रुपए कहाँ किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ जिससे मेरे को अच्छा रिटर्न मिले, और 15 ईयर के बाद मेरे को कितना अमाउंट मेरे को मिल सकता है? आपकी उम्र क्या है इस समय? सर मेरी उम्र है 35। और कोई टैक्स प्लानिंग का कोई इश्यू नहीं है ना? आप उस वजह से नहीं करना चाहते? कोई इश्यू नहीं है। मैंने एक LIC ले रखी है सर, एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है मेरे पास। ऑलराइट। चलिए हर्ष, क्या सलाह होगी आपकी? 1 लाख रुपए ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगले 15 साल के लिए इनकी बेटी के लिए। तो एक तरीके से आउटलुक अच्छा है काफी इनका, टैक्स प्लानिंग का कोई प्रेशर नहीं है। किस तरह से स्प्लिट करें अपने इन्वेस्टमेंट को? एक चीज जो ये कर सकते हैं वो है कि ये एक पूरा लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका टाइम होराइजन जो है वो है 15 साल का। तो अगर ये डॉटर के नाम पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट 1 लाख का करते हैं, ये HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें ये पूरा अमाउंट निवेश कर सकते हैं। इस फंड का लगभग 80% जो है वो इक्विटीज में होता है, 20% डेट में भी होता है। सो उस प्रकार से थोड़ा सा इसमें डेट का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, और आगे जाते हुए जब इक्विटी मार्केट बढ़ता है तो ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग होते रहता है, क्योंकि इक्विटी का जो एलोकेशन है वो 80% तक हमको उनको रखना है। तो इस प्रकार आपका थोड़ा बैलेंस्ड होते रहेगा गोइंग फर्दर ऑल्सो। तो ये एक फंड है जो बच्चों के हिसाब से वो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं।
तो आपको एक फंड बताया जा चुका है, आप नितिन जी उसमें निवेश करें, आपको राय दी गई है। इसके अलावा संग्राम हमारे अगले दर्शक हैं जो कि जयपुर से मौजूद है। संग्राम जी नमस्कार। नमस्कार संग्राम जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, मैं सिक्योरिटी फंड में SIP कर रहा हूँ। किस फंड में आप SIP कर रहे हैं? ICI वैल्यू सिक्योरिटी फंड में। ओके, तो आप इसी के साथ बनाना चाहते हैं, नया फंड जानना चाहते हैं कोई? मैं इसी फंड के बारे में जानना चाहता हूँ। ओके, तो आपका नजरिया क्या हुआ, कितने समय के लिए आपने निवेश किया इसमें? मैंने 15 साल के लिए किया है। 15 साल के लिए। हर्ष जी, इनका सवाल एक पर्टिकुलर फंड को लेकर है। ICICI का वो फंड है, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी रेगुलर फंड है ये, जिसमें उन्होंने निवेश किया, लेकिन अवधि बहुत बड़ी है, 15 साल की ड्यूरेशन के लिए इनकी SIP चल रही है। आप क्या राय रखते हैं इस फंड के ऊपर? वेल, ये फंड एक मिड एंड स्मॉल कैप फंड है और अपनी कैटेगरी में ये अच्छा परफॉर्मिंग फंड है। सो अगर ये मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में बने रहना चाहते हैं, उस लिहाज से ये फंड में डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं और ये 15 साल की अवधि लेके चल रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये रेगुलरली अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं और 15 साल बाद अगर हम एक 14% रिटर्न एस्टिमेट करें तो ये लगभग 18 लाख के आसपास जमा कर पाएंगे, अगर 14% रिटर्न इन्हें अगले 15 साल में मिलता है तो। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हमारे साथ अब करनाल से इंदर कौर हैं अपना सवाल लेकर। इंदर, पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ जी, मैंने म्यूचुअल फंड में ना पैसे जमा कराए हैं, 7.5 साल हो गए, 45,000। तो अभी क्या करें सर, निकल जाएं या बने रहें या और किसी दूसरे में करें, किस में करें? ये SBI इंफ्रा में इन्वेस्ट किया हुआ है क्या आपने? हाँ जी, SBI इंफ्रा में, अच्छा ठीक है। SBI इंफ्रा में है इनका इन्वेस्टमेंट हर्ष, और अब इस समय इन्होंने जब इन्वेस्ट किया था, आई थिंक शी इन्वेस्टेड अराउंड 75,000। अब इन्हें क्या करना चाहिए? 7.5 साल हो गए हैं इन्वेस्टमेंट को, लेकिन इसमें एक पहलू ये भी जुड़ता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी है वो एक्चुअली किक ऑफ होना अब शुरू हो सकता है। 2015 माइट बी द ईयर जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के लिए भी और फंड्स के लिए भी। क्या सलाह होगी आपकी? वेल, एब्सोल्युटली आपने एकदम सही कहा मीर कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, जो इनका ग्रोथ का जो एजेंडा है, उसमें अगर जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेफिनेटली होने वाला है। सो अगर इन्होंने इतने टाइम से ऑलरेडी होल्ड किया है और अभी जाके अगर ये निकालते हैं तो शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये इतने साल से बने हुए हैं। आई थिंक इशू थोड़ा मौका और देना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को और ये फंड में बने रहें। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो भी अपने आप में ठीक है, तो एक बार फिलहाल कंटिन्यू करें और मे बी आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर्स ये डिसीजन लेना इनके लिए बेटर होगा कि गवर्नमेंट का कोई एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसके बाद उनका क्या आउटलुक होता है वो 1 या 2 साल बाद ही पता चल सकेगा। जी चले, तो आपको राय दी जा चुकी है इस फंड से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं। L&T से जुड़ा इनफैक्ट एक खबर भी आई है इंफ्रा स्पेस में ही कि L&T को अभी एक ऑर्डर मिला है, 2008 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है। कुछ देर के लिए रुकते हैं, लेकिन हम बातचीत जारी रखेंगे अपने दोनों ही जानकारों से, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी और साथ साथ स्टॉक से रिलेटेड भी। अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो शेयर हमारा कीवर्ड है, शेयर के साथ आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेरी या फिर अपनी शेयर से रिलेटेड क्वेरी लिखकर भेज सकते हैं 57575 पर, और 2 नंबर पर आप डायरेक्टली हमारे जानकारों से बातचीत कर सकते हैं किसी भी शेयर को लेकर। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803-545 और 012042582337। इन दोनों नंबर से आप अभी कॉल करिए और म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए किसी भी सवाल पर राय ले लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड कॉर्नर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए, म्यूचुअल फंड सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हर्ष रुंगटा इस समय मौजूद हैं, हर्षवर्धन रुंगटा, और साथ ही हमारे अगले दर्शक हैं जमशेदपुर से मिस्टर दुबे। ये हमें सवाल पूछना चाहते हैं। मिस्टर दुबे, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। मेरा एज 48 है और हमने अब 5 फंडों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, SIP कर रखा है। ये है HDFC का इक्विटी, HDFC टॉप 100, रिलायंस इक्विटी और ये इक्विटी अपॉर्चुनिटी और बिरला सन लाइफ का टॉप 100 और SBI इमर्जिंग बिजनेस। इसमें SBI का इमर्जिंग बिजनेस का परफॉर्मेंस बाकी चारों के रेस्पेक्ट में मेरे को पुअर लग रहा है। तो करना क्या चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए या इसी चारों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए सोसाइटी को? बाकी 4 में तो आई बिलीव इस समय मुनाफा हो रहा होगा आपको। अगर पिछले आप कितने साल से कर रहे हैं इन्वेस्ट? नहीं, इसमें भी मुनाफा हो रहा, बट उनके रेस्पेक्ट में कम हो रहा है। हाँ, नहीं वो होता है टिपिकली इस तरह के मार्केट में, क्योंकि आपके बाकी जो चारों फंड हैं ये दरअसल फोकस्ड हैं
हाई परफॉर्मिंग कंपनीज पे, टॉप रेटेड कंपनीज पे और इंडेक्स रिलेटेड, तो उससे वहां पर डेफिनेटली आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। जो इमर्जिंग बिजनेस है वो ऐसे कारोबार में इन्वेस्ट करता है जो आगे चल के बड़े होंगे, ना कंपनीज, द बिजनेस नेचर इटसेल्फ। इस पर सलाह लेते हैं, लेकिन इस बीच इंश्योरेंस कंपनीज पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जो इंश्योरेंस बिल है उस पर जो रिपोर्ट है उसे राज्यसभा में सिलेक्ट कर दिया गया, पेश कर दिया गया है, और इंश्योरेंस बिल पर जो सिलेक्ट पैनल है इन्होंने ये रिपोर्ट राज्यसभा में सबमिट किया है। काफी उम्मीदें बनी हुई है कि इंश्योरेंस बिल इस बार विंटर सेशन में, इनफैक्ट ये महीना खत्म होने के पहले पहले क्लियर हो सकता है, और अगर ये हो जाएगा तो जो एफडीआई की सीमा है इंश्योरेंस कंपनीज में वो बढ़ जाएगी। इसका सीधा इंपैक्ट आप देख सकते हैं जिन कंपनीज पर डायरेक्ट प्ले है इंश्योरेंस का। मैक्स इंडिया ऑब्वियसली सबसे आगे, यहाँ पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बाकी सारी कंपनीज, रिलायंस कैपिटल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इन सब में इनकी जो इंश्योरेंस सब्सिडीज हैं इस पर अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये ऐसी कंपनीज हैं जिन पर आपको आज नजर रखनी चाहिए, लेकिन जो सिलेक्ट पैनल है उन्होंने अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में सौंप दी है, और इसके बाद ये ऑब्वियसली एक और कदम है इंश्योरेंस बिल की दिशा में। इस पर नजर रखेंगे, इस खबर पर और साथ ही इन स्टॉक्स पर भी। लेकिन फिलहाल हर्षवर्धन, आपके लिए सवाल है मिस्टर दुबे का जमशेदपुर से, और इन्होंने कुल मिलाकर 5 स्कीम्स में एसआईपी किया हुआ है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, जिसमें एचडीएफसी टॉप 200 है, रिलायंस इक्विटी है, बिरला सन लाइफ, एसबीआई, इनमें अच्छा मुनाफा हो रहा है। लेकिन एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस जो है वो फिलहाल थोड़ा लैग कर रहा है। क्या सलाह होगी आपकी? वेल, अगर हम दुबे जी का पोर्टफोलियो देखें तो उसमें जो बाकी पहली जो 4 स्कीम्स हैं उनका जो फोकस है वो है लार्ज कैप कंपनीज पे। तो मेजॉरिटी पोर्टफोलियो जो है वो कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ के ऊपर है उनमें निवेश होता है। जहां तक एसबीआई इमर्जिंग बिजनेसेस फंड का सवाल है, इसका मैंडेट है कि ये मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करता है, और उसमें भी जो फंड मैनेजर है वो वेरी क्लियरली उन्होंने एक मैंडेट दे रखा है कि ये मोमेंटम स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करेंगे। सो जब मार्केट तेजी में रहेगा तब आपको ये फंड में थोड़ा ज्यादा आपको मुनाफा मिलेगा व्हेन यू कंपेयर विद अदर फंड्स। लेकिन जब ये गिरेगा मार्केट तो इसमें डेफिनेटली मोमेंटम स्टॉक्स में भी लॉस आपको बुक करना होगा। सो फ्रॉम अ वॉलेटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें मिड कैप में कैटेगरी में निवेश होता है और थोड़ा ज्यादा रिस्क लेते हैं। सो अगर हम इनके टोटल पोर्टफोलियो में देखें तो ये फंड रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते। थोड़ा रिस्क अगर ये अपना 1/5 अगर पोर्टफोलियो लेते हैं रिस्क, तो आई थिंक इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं, फंड प्रॉमिसिंग है और इनके पोर्टफोलियो को कॉम्प्लीमेंट भी करता है। जी, तो आपको राय यही है कि आप रख सकते हैं, थोड़ा सा अपना जो आपका एक्सपोजर है उसे थोड़ा कम रखिए, लेकिन आप इसके अंदर बने रहिए, आपको राय दी गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र बहादुर हैं जो कि दिल्ली से मौजूद हैं। बहादुर साहब नमस्कार। बहादुर साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद इनसे संपर्क टूट गया, लेकिन इनका सवाल है हर्ष, वो ये है कि ये पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहे हैं और इन्होंने जो लक्ष्य साधे हैं वो करीब 50 लाख रुपए का घर अगले 6 साल में इन्होंने साथ रखा है, और साथ साथ बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट, ये कुछ और प्रायोरिटीज इन्होंने रखी है अपने पोर्टफोलियो में। आप क्या राय रखते हैं इन सभी प्रायोरिटीज को मीट करने के लिए इन्हें कितने की एसआईपी करनी चाहिए और किन फंड्स पे करनी चाहिए? वेल, इन्होंने जो इन्होंने अपने पूरे पोर्टफोलियो का जो वर्णन दिया है और बताया है कि ये महीने का 15,000 रुपया निवेश करना चाहते हैं और सारे गोल्स इन्होंने आउटलाइन कर दिए हैं। तो वेल, 15,000 में सारे गोल्स तो मीट करना मुश्किल है, लेकिन एक शुरुआत डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टर कर सकते हैं, और आगे जाते हुए जैसे इनकी इनकम बढ़ती है तो इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाते रहना पड़ेगा। और जो ये 15,000 जो फंड्स में निवेश कर सकते हैं उसका ब्रेकअप हम बता सकते हैं उन्हें। आईडीएफसी निफ्टी फंड में 5,000 रुपए, एचडीएफसी इक्विटी फंड में 5,000 और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड में 5,000। तो इस प्रकार इनका जो फंड है ये पूरा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन, और इनके पास एक डाइवर्सिटी मिल जाएगी इनके पोर्टफोलियो में। जी बिल्कुल। चलिए, इस बीच आशुतोष सूद हैं हमारे साथ अपना सवाल लेकर। मिस्टर सूद, मॉर्निंग टू यू। क्या है सवाल आपका? मिस्टर अमरनाथ हैं शायद हमारे साथ, आई थिंक इस समय लाइन पर। मिस्टर अमरनाथ, कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं? पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैं अमरनाथ पटेल बोल रहा हूँ। हाँ सर, हाँ जी, मेरी एज 28 ईयर है और मेरी एनुअल इनकम 6 लाख है, और जो सरप्लस मेरी सेविंग है वो पर मंथ 25,000 है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए कौन सा टर्म प्लान अच्छा होगा 40 ईयर के लिए, और मुझे
अच्छा, 3 गोल मैंने बना रखा है। 5 ईयर पे 50 लाख और 15 ईयर पे 30 लाख और रिटायरमेंट के लिए 6 करोड़। तो सर हमें ये जानना है कि कौन से म्यूचुअल फंड में अप्लाई करें ताकि हमारा ये गोल अचीव हो जाए। चलिए, बड़ा साफ सवाल पूछा है आपने मिस्टर अमरनाथ। हर्षवर्धन है हमारे साथ, वो उतना ही साफ जवाब भी देंगे आपको। हर्षवर्धन, आपने सुन ली इनका जो सवाल है वो, और 25,000 रुपए की इनकी सेविंग है और गोल भी बड़े क्लियर हैं इनके। क्या सलाह होगी आपकी? पहला इनका जो क्वेरी था वो है कि जो ये एक टर्म प्लान लेना चाहते हैं। सो टर्म प्लान, ये मैं इन्हें सुझाव दूंगा कि एक ऑनलाइन टर्म प्लान अप्लाई करें। कोई भी 4 कंपनी जो मैं नाम बता दूं, HDFC, ICICI, SBI या मैक्स लाइफ, इनमें से कोई भी कंपनी का ऑनलाइन टर्म प्लान वो चूज कर सकते हैं। इनका इसका और ये जो कवर लेना चाहें, ये अबाउट 10 to 20 टाइम्स अगर ये अपने इनकम का लेते हैं तो लगभग 1.2 करोड़ का अगर ये लेंगे तो इनका सालाना प्रीमियम करीबन 15 से 20 हजार के बीच में आना चाहिए। सो अगर ये हम हटा दें तो भी इसके बाद इनके पास जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए पैसे बचते हैं वो करीबन 23,000 रुपए इनके पास हर महीने का फिर भी बचेगा। सो जो इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं, ये अपने गोल्स तो शायद ये पूरा मीट नहीं कर पाए क्योंकि ये चाहते हैं कि 5 साल बाद इन्हें 50 लाख मिले। तो ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से इन्हें बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो 20 से 23,000 है हर महीने का, ये निवेश करना शुरू करें। पोर्टफोलियो इस प्रकार बना सकते हैं, एक जो मेजर पोर्शन है वो एक लार्ज कैप फंड में करें। सो लगभग आई वुड से कि 10,000 रुपीज अगर ये एक पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड में करते हैं, IDFC निफ्टी फंड, तो इनके लिए बेटर होगा। बाकी के जो 5,000 दो इंस्टॉलमेंट में 2 भाग में कर लें, वो एक HDFC इक्विटी फंड में कर सकते हैं और तीसरा जो है वो ICICI। जी, तो आपको राय दी गई है किस फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन कर सकते हैं। हालांकि जो 5 साल का आपने एक नजरिया रखा है वो थोड़ा अचीव होना मुश्किल है, लेकिन आपको छोटी अवधि में जितनी रकम चाहिए, फिर जो पूंजी चाहिए, वो आसानी से आप पा सकते हैं। कुछ देर के लिए रुकेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बार आपको दोबारा इंश्योरेंस स्टॉक्स दिखा देते हैं जहां पे काफी हलचल है, क्योंकि सिलेक्ट पैनल ने इंश्योरेंस बिल पर रिपोर्ट जो है वो सौंप दिया राज्यसभा में और उसके बाद से ही एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ा है पूरे स्पेस में। बजाज फिनसर्व करीब हरे निशान में कामकाज कर रहा है, लेकिन लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग यहां पर आई है। मैक्स इंडिया डे हाई पर पहुंच चुका है और आप देख पा रहे हैं 30 रुपए के इजाफे के साथ 420 के स्तरों पर भी शेयर कामकाज कर रहा है। रिलायंस कैपिटल में भी करीब 13 रुपए की बढ़त देखी जा रही है, 528 का स्तर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इनफैक्ट ये वो कंपनी है जो कि डायरेक्टली इंश्योरेंस के अंदर है। कई बैंकिंग स्टॉक्स भी हैं जो कि इंश्योरेंस कारोबार में या फिर बैंक का इंश्योरेंस में है, उनमें भी कुछ एक हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन प्योर प्ले जो है इंश्योरेंस में, वहां पे जरूर हलचल आते हुए दिखाई पड़ रही है। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि अगर इंश्योरेंस में ये बिल जो है ये फर्दर पास ऑन हो जाता है और कानून बन जाता है, तो जो भी सीड कैपिटल को लेकर अटकलें थी पिछले कुछ समय में, वो फर्दर इनहैंस कर दी जाएंगी, जो कि सेक्टर के लिए अच्छी खबर होगी। दूसरा, पहले भी यहाँ पे कई बारी जो गतिरोध रहा है बाकी पार्टियों की तरफ से, उस बात पर रहा है कि जो भी पूंजी इंश्योरेंस स्पेस में आए या फिर जो भी नया निवेश इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आए, वो इंश्योरेंस सेक्टर में आए नए निवेश के बतौर, ना कि पुराने निवेश में फर्दर एडिशन हो, बल्कि नए निवेश के बतौर और नई नौकरियां भी यहां पे जनरेट हो, ऐसी बातें थी। और इसको लेकर कुछ एक दोनों ही जो पार्टियां थी, इनमें गतिरोध था, वो गतिरोध सॉल्व हुआ और उसके बाद इन सभी चीजों को ऐड करने के बाद, नए बिल को ड्राफ्ट करने के बाद ये बिल को पेश किया जा रहा है और इस पर ये उम्मीदें भी लगाई जा रही है कि इस बार के विंटर सेशन में हो सकता है ये बिल पास होता हुआ दिखाई पड़े। मनीष भी मौजूद है इनफैक्ट न्यूज रूम से। मनीष, काफी अटकलों के बीच में अब ये पहुंच चुका है राज्यसभा में और इसको पेश भी कर दिया गया है, क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? धन्यवाद सुमित। देखिए, काफी ज्यादा जो है ये मुद्दा जो था विवादों में था, लेकिन ये महज औपचारिकता भर है कि इसका पास होना, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मोर्चे पे एक साथ हो गए। देखिए, 15 सदस्य सिलेक्ट कमेटी थी, उसमें से 11 जो सदस्य थे इसके फेवर में थे और उन्होंने इसको मंजूरी दी थी, उनको पास करने की सलाह दी थी। कांग्रेस के जो भी इस मामले में जो है कंपोजिट कैप को लेकर, जिसमें FI और FDI का जो निवेश था उसको लेकर जो भी विवाद था, उसको जो है कहीं ना कहीं बीजेपी ने मान लिया था। उसके बाद जो है पूरी तरह से जो है ये साफ हो गया था कि इंश्योरेंस बिल जो है जल्द से जल्द पेश हो जाएगा और इनफैक्ट अब पास हो जाएगा। कुछ और पार्टियों का विरोध था, लेकिन अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि राज्यसभा में जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी अब एक साथ आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मेजोरिटी है, तो वो आसानी से बिल को पास करवा लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है लगातार जिस तरह से रिफॉर्म के लिए पर सरकार बढ़ी और जिस तरह से इस मोर्चे पर सामने जो कहीं ना कहीं जो है और जिस तेजी से हो रहा है, ये चूंकि लंबा सत्र है, 1 महीने का सत्र चलने वाला है ये विंटर सेशन, लेकिन लगता है कि सत्र के बीच में ही पूरी संभावना है कि इंश्योरेंस बिल कहीं ना कहीं पास हो जाएगा। और यही वजह की देखिए तमाम शहरों में जो है आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है।
बिल्कुल। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी भी हैं। और आलोक, ये अपने आप में सरकार के लिए एक अच्छी और बड़ी उपलब्धि होगी, बिकॉज जिस बिग बैंग रिफॉर्म्स का इंतजार काफी समय से अब हो रहा है आलोक, उसमें ये एक बड़ा और पहला कदम साबित होगा। अगर कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिल जाता है तो फिर इस बिल का पास होना अपने आप में एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है पूरे फाइनेंशियल मार्केट पर काफी वाइड स्प्रेड होगा। बिल्कुल, देखिए ये बिल एक ऐसा बिल था जो काफी समय से लंबित था और बीजेपी की सरकार इसको काफी दिनों से पास कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिछली बार राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से ये बिल अटक गया और उसके बाद सिलेक्ट कमेटी में चला गया और सिलेक्ट कमेटी को एक समय सीमा दी गई थी, एक बार एक्सटेंड भी की गई थी और ये था कि 12 दिसंबर के पहले इस बिल को राज्यसभा में सबमिट कर दिया जाएगा। तो जो इस सिलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष चंदन मित्रा ने इस बिल को आज पेश किया राज्यसभा में और इसके बाद ये जो बिल पेश हो गया, अब इसको पास कराने की कोशिश की जाएगी और उम्मीद की जा रही कि कांग्रेस का इस पर समर्थन मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस से इस बिल के पहले ही बातचीत हो चुकी है और जो कंपोजिट जो कैप था उसको लेकर भी जो मतभेद थे कांग्रेस और बीजेपी में उसका समाधान हो चुका है। बीजेपी जो अपने जो कांग्रेस का स्टैंड था उसी को मानते हुए आगे बढ़ी है इंश्योरेंस बिल पे, लेकिन दो और पार्टियां हैं, जेडीयू और लेफ्ट हैं, वो चाहती ही नहीं कि 49% इंश्योरेंस में एफटीआई हो। तो ऐसे में दो पार्टियां के न चाहने से फिलहाल इस बिल को राज्यसभा में रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा और उम्मीद की जा रही है कि बिल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, क्योंकि इस मसले पर जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेडी हो, ये तमाम पार्टियां ऑन बोर्ड आ चुकी हैं, ऐसा अब पता चला है और ऐसा मतलब लोग जो उनके सांसद है बता रहे हैं कि ये सारी पार्टियां ऑन बोर्ड हैं। सिर्फ लेफ्ट और जो जेडीयू है उसके विरोध करने से ये बिल राज्यसभा में रोकना मुश्किल होगा। चले आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, खबर बातचीत करने के लिए। संतोष भी हमारे साथ मौजूद है। संतोष, एक स्पाइक आया है पूरे इंश्योरेंस स्पेस पे, मैक्स इंडिया, रिलायंस कैपिटल, एबी नुओ, बजाज फिनसर्व, सब में ही बाइंग आते दिखाई पड़ रही है। कोई स्टॉक आप देख पा रहे हैं जहां से फर्दर किसी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की जा सकती हो? देखिए, सबसे पहला जो मैक्स इंडिया का स्टॉक है वहीं पर मैं बैठ लेना चाहूंगा, क्योंकि उसी के चार्ट्स को मैं देख रहा था कि काफी अच्छा जो है वेल पोजीशनड है और अच्छा कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक में मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो 450 रुपए की हाई बनाया था इस स्टॉक में, उसके भी ऊपर जाएगा ये स्टॉक और ये स्टॉक काफी अच्छा लगता है। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो रिलायंस कैपिटल में हो सकता है कि यहाँ से भी 4 to 5% काइंड ऑफ अप मूव देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। इसमें और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है सुमित कि जो बैंक्स हैं उस पर अभी ये स्टोरी पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर नहीं रही है। आप चाहे एसबीआई को देखिए, आईसीआईसीआई को देखिए, एचडीएफसी बैंक को देखिए, इन सब में इनका जो इंश्योरेंस कारोबार है इसकी वैल्यूएशन है, लेकिन वो पूरी तरह से इनबिल्ट नहीं है। अब जैसे ही ये जो वैल्यूएशंस है वो और थोड़ी क्लियर हो जाएंगी इसमें, तो उसका सीधा जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर दिखना शुरू होगा इन बैंकिंग स्टॉक्स में भी। और इस वजह से ये जो पूरा स्पेस है उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर अपने आप में साबित हो सकता है। प्रकाश दीवान हमारे साथ अब इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के समर्थन के बाद सबसे बड़ी खबर यही है कि राज्यसभा में सिर्फ 4 मेंबर्स ऐसे हैं जो फिलहाल इस बिल के खिलाफ हैं, यानी इसका पास होना तय है। और इसी के साथ साथ ये जो पूरे स्टॉक्स है उसकी री रेटिंग भी। प्रकाश दीवान, आपकी टॉप पिक इस समय क्या होगी इस खबर के बाद? प्रकाश, हेलो, टॉप पिक आपकी कौन सी होगी? टॉप पिक ये तो इंश्योरेंस बिल के बारे में बोला इसमें। जी हाँ, इंश्योरेंस बिल ओनली। अब वो क्योंकि क्लियर हो रहा है और मैक्स इंडिया में काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला, इनफैक्ट सारे ही स्टॉक्स जो यहाँ पर रिलेटेड है वहां पर अच्छा मूव है। आपकी पिक इस समय कौन सी होगी? तो एबी नुवो, आप सिर्फ इंश्योरेंस बिल रिलेटेड पिक्स है तो उसमें एबी नुवो। एबी नुवो, क्या टारगेट होगा आपका वहां पे? इसका 2050। सुमित जी, चलिए प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। एबी नुवो उनकी टॉपिक है स्पेस में, इसी फैक्टर को कंसीडर करते हुए 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। संतोष, आप कार्यक्रम में शामिल हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हर्ष, आप भी कार्यक्रम में शामिल हो, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, म्यूचुअल फंड और इक्विटी रिलेटेड सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। फिलहाल आपका बाजार को यही समेटते हैं, जल लॉटिंग और कमोडिटीज मार्केट में बातचीत करेंगे और आज के जानकारों से आपको टॉप पिक्स भी दिलवाएंगे कुछ ही देर में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।